बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर, पीरियड्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। इस वीडियो में हम पीरियड्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर की डेफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स और उनके वर्क्स को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। American literature refers to the body of literary works produced in the United States and its preceding colonies. American literature उस literature को रेफ़र करता है जो अमेरिका में लिखा गया हो, या जब अमेरिका खुद एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की तब लिखी गई हो, उस literature को हम American literature कहते हैं। It encompasses a vast area of genres। genres में क्या क्या आते हैं, जैसे नावल है, ड्रामा है, पोइट्री है, ये सब जो है जॉनराज में आते हैं। और उसका अपना एक स्टाइल होगा, ठीक है, डिफरेंट थीम्स होंगे, रिफ्लेक्टिंग द कल्चरल, सोशल एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स इन अमेरिका। सो उनके वर्क्स में क्या चीज़ें डिस्कस होंगी, उनके कल्चर के बारे में आपको बताया जाएगा, उनके सोशल इश्यूज़ या जो सोशल चीज़ें हैं उनके बारे में बताया जाएगा, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, कॉमन सेंस देख ले, क्या है, अमेरिकन हिस्ट्री से रिलेटेड है, एक पम्पलेट है। इसी तरह थॉमस जेफरसन की जो एक एक वर्क थी, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, आप लोगों ने पढ़ी होगी, वो क्या है, वो भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसी तरह नॉवेल्स है, जो नीचे मैंने एग्जांपल कुछ दिए हैं, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे। American literature is an essential part of the country's cultural identity and has played a significant role in shaping the nation's literary landscape। जैसे हर लिटरेचर इंग्लिश में जो है रोल प्ले करता है, इसी तरह अमेरिकन लिटरेचर हो, अफ्रीकन हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, जितने भी लिटरेचर्स हैं या जितने भी वर्क्स हैं, उन सब का कोई ना कोई रोल होता है। तो सेम टू सेम अमेरिकन लिटरेचर का भी बहुत बड़ा रोल है इंग्लिश में। यहाँ पे 3 एग्जांपल्स मैंने और दिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉमन सेंस है बाय थॉमस पेन, क्या है, एक पम्पलेट है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय थॉमस जेफरसन, क्या है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे द ग्रैप्स ऑफ ब्रेथ बाय जॉन स्टिनबेक, ये एक नावल है, एक फैमिली से रिलेटेड है। फैमिली कौन सी है, जॉर्ज फैमिलीज़। और कब, मतलब इसमें क्या बताया गया है, ग्रेट डिप्रेशन, जब ये फैमिली ग्रेट डिप्रेशन का शिकार थी। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब ये है जब बंदा इकोनॉमिकली वीक हो, या कोई कंट्री इकोनॉमिकली वीक हो, वहाँ इकोनॉमी जो है अच्छी ना हो, उसको हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। हाईलाइटिंग द स्ट्रगल्स एंड हार्डशिप्स फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर्स इन सर्च फॉर अ बेटर लाइफ। फिर ये दूसरा नावल है द आइज़ ऑफ वॉचिंग गॉड बाय जोरा नील हार्स्टन, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसी तरह द ग्रेट गैट्सबी बाय एफ स्कॉट फिट्जगर्ड, ये नावल है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो इस दोनों पे मेरी वीडियोस बनी है, कॉमन सेंस पे वीडियो बनी है, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पे वीडियो बनी है। सो वो सारी चीज़ें आप लोग मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है अमेरिकन लिटरेचर के नाम से, उसको आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें डिस्कस हुई है आपके पेपर से रिलेटेड। अब यहाँ से जो है पीरियड स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला पीरियड है हमारे पास कॉलोनियल पीरियड। ये डेट आप लोगों ने याद रखनी है, 1607 से लेके 1765 तक थी। इसकी अगर डेफिनेशन देखें, लिटरेचर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द अर्ली यूरोपियन सेटलमेंट्स इन अमेरिका प्रीडोमिनेंटली करेक्टराइज्ड बाय रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल टेक्स्ट। वो लिटरेचर जब ये वहाँ पे एक सेटलमेंट थी, यानी अमेरिकन की एक सेटलमेंट थी, यानी यूरोपियंस जो वहाँ पे मौजूद थे, ठीक है, उसको हम कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। कॉलोनीज़ किसने बनाई थी, यूरोपियंस ने बनाई थी। कहाँ पे, अमेरिका में। और ये प्रीडोमिनेंटली, ठीक है, मींस आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है कि अगर कॉलोनियल पीरियड का पूछा जाए तो ये उस वक्त उस लिटरेचर को कहा जाता है जब यूरोपियंस अमेरिका में आए थे, उन्होंने अपनी सेटलमेंट की थी। उस वक्त जो वर्क्स लिखे गए थे उसको हम कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। और ये कब स्टार्ट हुई थी, 1607 से लेके 1765 तक। इसमें इंपॉर्टेंट राइटर और भी बहुत से हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 2 राइटर्स मेंशन कर रहा हूँ, एन ब्रैडस्ट्रीट, जोनाथन एडवर्ड्स। अब कुछ एग्जांपल्स, कुछ वर्क्स जो हम यहाँ पे देखेंगे। एन ब्रैडस्ट्रीट्स द 10th Muse lately sprung up in America, a collection of poetry expressing
her Puritan beliefs and experiences as an early American women writer। अब ये कलेक्शन है पोइट्री की और ये प्यूरिटन्स के बारे में है। प्यूरिटन्स का आप लोगों को पता होगा, ये बड़े रिलीजियस लोग थे, मींस जो रिलीजन के रूल्स एंड रेगुलेशन उनको बड़े स्ट्रांगली फॉलो करते थे। जोनाथन एडवर्ड्स इसकी क्या है, सिनर्स इन द हैंड्स ऑफ एन एंग्री गॉड, a famous sermon from the Great Awakening emphasizing the consequences of sin and the need for spiritual awakening। so ये उस वक्त जो भी चीज़ें लिखी जाती थी ज़्यादातर रिलीजियस होती थी। अब ये वर्क भी जो है रिलीजन से रिलेटेड है, रिलीजियस वर्क है। दूसरा पीरियड है हमारे पास रिवोल्यूशनरी पीरियड एंड अर्ली नेशनल पीरियड 1765 से लेके 1820 तक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम था अमेरिका के लिए और इस वक्त जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पम्पलेट्स या जो वर्क्स थे वो लिखे गए थे। डेफिनेशन की बात करें, लिटरेचर रिफ्लेक्टिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन, द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द इमर्जेंस ऑफ अमेरिकन आइडेंटिटी। इस वक्त क्या हुआ था, अमेरिका, आप लोगों ने वो पढ़ा होगा कॉमन सेंस, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये ऐसी चीज़ें थी, ये इस पीरियड में लिखी गई थी। ठीक है, क्यों लिखी गई थी, ताकि अमेरिकन्स को ये बताया जाए, जो वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने कॉलोनीज़ बनाई थी अमेरिका में, कि उनको ये बताया जाए कि आप लोगों के अपने राइट्स हैं, आप लोगों ने अपने राइट्स के लिए लड़ना है। और वो किस चीज़ के, उन्होंने लड़ना तो था नहीं, सिंपल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, डॉक्यूमेंट्स लिखे, पम्पलेट्स वगैरह पब्लिश किया कराए थे, तब जाके उनको जो है आज़ादी मिली थी। इसमें जो इम्पोर्टेंट राइटर्स है वो है थॉमस पेन, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। इसी तरह थॉमस जेफरसन बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, वाशिंगटन इरविंग। ठीक है, इसके क्या कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से वर्क्स हैं। थॉमस पेन का है कॉमन सेंस, 1776 में पब्लिश हुआ है। अ परसेसिव पम्पलेट, ये एक पम्पलेट थी एडवोकेटिंग फॉर अमेरिकन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। जब 12-13 कॉलोनीज़ थी अमेरिका की, उसको कौन लीड कर रहा था, ब्रिटिशर्स लीड कर रहे थे। तो थॉमस पेन ने ये पम्पलेट लिखी और अपने लोगों को ये बताया कि अब ब्रिटिशर्स को चाहिए कि वो हम पे रूल ना करें, हमारी अपनी जो है गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो कॉलोनीज़ थी वो किसके हाथ में थी, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के हाथ में थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन्स ऑटोबायोग्राफी, एन इन्फ्लुएंशियल मेमोयर detailing Franklin's life and his rise from poverty to prominence as a statesman, writer and inventor। अच्छा, ये ऐसा वर्क था जो इससे रिलेटेड था। मेमोयर का आप लोगों ने सुना होगा, मेमोयर और उसमें फ़र्क है, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पे इसने एक चीज़ को डिस्कस किया, अपने एक वाक़ये को डिस्कस किया है। ठीक है, जब ये पॉवर्टी में थे, कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन्स। Washington Irving's The Legend of Sleepy Hollow, a short story capturing the spooky folklore of early American with the infamous character the Headless Horseman। बस ये दो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस दोनों को भी याद रखेंगे, पेपर में इससे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप ये दो ही लिख रहे बहुत हैं। एग्जाम्पल हमेशा दो दिया करें, ज़्यादा 3 या 4 ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। रोमांटिसिज्म कब स्टार्ट हुआ था, 1820 से लेके 1865 तक। लिटरेचर एम्फसाइजिंग इमोशन, इसमें क्या होता था, इसमें जो है इमोशंस पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, इंडिविजुअलिज्म, नेचर एंड इमेजिनेशन, रिएक्टिंग अगेंस्ट द रैशनलिज्म ऑफ द इनलाइटमेंट। ठीक है, और ये किस चीज़ के रिएक्ट था, मीन्स किस चीज़ के लिए, एक जैसे कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज़ एन अपोजिट रिएक्शन, तो ये इनलाइटमेंट के अगेंस्ट था। कौन सा दौर, ये रोमांटिसिज्म। इसमें जो इम्पोर्टेंट राइटर्स है वो है एडगर एलन पो, नथानियल हॉथॉर्न, एमिली डिकिंसन, वॉल्ट व्हाइटमैन। इसके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है, एडगर एलन पो को द रेवन, अ हंटिंग पोम नरेटिंग द डिस्पायर एंड ग्रिप ऑफ अ बेरेव्ड लवर। तो ये एक लवर के बारे में है, ठीक है, उसके गम के बारे में है। नथानियल हॉथॉर्न, उसका कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क है, द स्कारलेट लेटर, अ नॉवल एक्सप्लोरिंग द कंसिक्वेंसेस ऑफ एडल्ट्री एंड द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ सिन। तो ये कुछ जो उसके इंपॉर्टेंट वर्क्स, उसके साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। इसी तरह एमिली डिकिंसन की पोइट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें क्या क्या है, उसमें हर यूनिक एंड इंट्रोस्पेक्टिव पॉम्स ओपन एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ नेचर, लव एंड डेथ। ज़्यादातर जो मैंने पढ़ी इसकी जो पोइट्री है उसमें ज़्यादातर डेथ से रिलेटेड होती है। ठीक है, मतलब खुद ये डिप्रेस्ड रहती थी। फिर हमारे पास है रियलिज़म एंड नेचुरलिज़म, ये 1865 से 1914 तक था ये पीरियड।
Literature portraying everyday life and human behavior with detailed realism and often examining social and environmental determinism. इसमें जो आपकी रोज़मर्रा जो चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा डिस्कस किया गया, इंसान की बिहेवियर के बारे में डिस्कशन होती है इस दौर में, ठीक है, क्योंकि दुनिया जो है अब एडवांसमेंट की तरफ आती है, प्रोग्रेसमेंट की तरफ आती है, जिसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं मार्क ट्वेन, हेनरी जेम्स, स्टीफन क्रेन, जैक लंडन। मार्क ट्वेन्स की जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है क्या है, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, नॉवल क्रॉनिकलिंग हक फिन्स जर्नी डाउन द मिसिसिपी रिवर एंड एड्रेसिंग थीम्स ऑफ रेस, मॉरलिटी एंड सोसाइटी। अच्छा, ये एक ऐसा दौर भी था, बेशक दुनिया में तरक्की तो हो रही थी, लेकिन तरक्की किसकी हो रही थी? गोरों की हो रही थी। गोरों जो थे, गोरे क्या थे, वो रेसिज्म भी करते थे, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन भी करते थे। आपको पता है किसकी करते थे? ऑब्वियसली जो नेग्रो थे, जो अफ्रीकन्स थे, उन लोगों की। एशियन भी उसमें आते, लेकिन ज़्यादातर ये वो कलर पे डिपेंड है, मतलब कलर को देखते थे। अब कलर तो ऑब्वियसली जो अफ्रीकन्स है वो नेग्रो टाइप है, इसी तरह एशिया में भी कुछ ऐसे ममालिक हैं जो इस टाइप के हैं। हेनरी जेम्स, द टर्न ऑफ द स्क्रिप्ट, नॉवेला एक्सप्लोरिंग साइकोलॉजिकल ambiguity and the pressure of malevolent spirits। इसी तरह स्टीफन क्रेन्स, द रोड रेज ऑफ करेज, फिर ये उसकी एक्सप्लेनेशन है जो वॉर से रिलेटेड है। हार्लेम रेनेसेंस 1910 से लेके 1940 तक ये पीरियड था। लिटरेचर बाय अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स सेलिब्रेटिंग ब्लैक कल्चर, हेरिटेज एंड एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द कल्चरल एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट इन हार्लेम, न्यूयॉर्क। ये एक्चुअल में एक ऐसा पीरियड था जो ब्लैक से रिलेटेड था, मीन्स जो नेग्रो थे उनसे रिलेटेड था। इसमें कौन कौन से हमारे पास, जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, ज़ोरा नील हार्स्टन का एक नावल था, ठीक है, उसमें भी यही चीज़ें डिस्कस हुई है। इसी तरह लैंगस्टन ह्यूज़, ये इंपॉर्टेंट राइटर हैं। लैंगस्टन ह्यूज़ जिसकी पोइट्री एंड एसेज, हिज वर्क सच एज द नेग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स एंड हार्लेम रिफ्लेक्ट्स द जॉयज़ एंड स्ट्रगल्स ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन इन द अर्ली 20th सेंचुरी। अब अमेरिका में ऑब्वियसली ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ अमेरिकन हो, वहाँ पे लाइक अफ्रीकन अमेरिकन भी होते हैं। अफ्रीकन अमेरिकन से मुराद ये है कि मींस जो अफ्रीका से लोग आए थे बहुत पहले, उन्होंने अपनी लाइक वहाँ पे सेटलमेंट रखी थी, वहाँ पे रहना स्टार्ट किया था, उनको क्या कहा जाता है? अफ्रीकन अमेरिकन्स। तो ये मतलब उनके लाइक कंट्री के जो हैं बाशिंदे हुए, लेकिन इन्होंने हमेशा डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया था, ठीक है। अगर मैं आपको एक रिसेंटली एग्जांपल दूं, जो अभी भी लाइक ये लोग कंसीडर करते हैं ना कि हम जो है रेसिस्ट नहीं है, लेकिन कभी कभार ये होता है। जैसे ये 2019 था कि 21 था, जिसमें ये जो इसकी गवर्नमेंट थी, क्या कहते हैं ये, डोनाल्ड ट्रंप की जब गवर्नमेंट थी, उसमें जब एक बंदे को मारते हैं ये पुलिस वाले, वो बंदा कौन होता है? ओबियसली नेग्रो होता है, अफ्रीकन होता है। तो उस वक्त पूरे अमेरिका में हालात बड़े ख़राब हुए थे। सो इट मीन्स अब ये क्या होता है, ये वाक़या बताने का मकसद ये है कि अब जो है, जो चाहे अफ्रीकन हो, जो भी हो, उनको अपने हकूक़ का पता है कि हमें अपने हकूक़ किस तरह छीनने हैं और क्या क्या करना है। रिसेंटली अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दूँ, ये जो फ्रांस में हुआ है, एक लड़के को जो है मारा था, 16 साल का था, मुस्लिम था कि आई डोंट नो कि क्रिश्चियन था, जो भी था, लेकिन उसकी वजह से पूरा फ्रांस जो था रोड पे आया था। मतलब ये कहा जा रहा था कि उसको क्यों मारा गया। तो ऐसे ममालिक जो है अपने राइट्स के लिए लड़ते भी हैं और अपने राइट्स जो है हासिल भी करते हैं, चाहे जो भी हो, चाहे उनकी जान ही क्यों न जाए। बाकी आपको पता है कि एशियन ममालिक में क्या होता है। ज़ोरा नील हार्स्टन, इसका जो है नावल है देयर आइज़ वॉचिंग गॉड, आप लोगों ने पढ़ा होगा। नोवेल फोकसिंग ऑन जैन क्रॉफोर्ड्स क्वेस्ट फॉर सेल्फ डिस्कवरी इंडिपेंडेंस इन द फेस ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स। इसमें इंपॉर्टेंट करेक्टर है जैन क्रॉफोर्ड्स। मॉडर्निज्म 1914 से लेकर 1945 तक। लिटरेचर characterized by experimentation, fragmented narratives and a departure from traditional storytelling techniques। ये चीज़ें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइक पहले भी डिस्कस की थी, पिछले सेमेस्टर में कुछ एक और ऐसा सब्जेक्ट था, जैसे मैंने बताया था कि लोग जो थे डिफरेंट चीज़ों पे बिलीव करने लगे थे, कभी साइंस पे, कभी गॉड पे, कभी किंग्स पे, कभी इस तरह चीज़ों पे लाइक मोनार्की पे। लेकिन ये सारी चीज़ों से एक ना एक वक्त में इन लोगों का जो था लाइक जो बिलीफ था वो ख़त्म होने लगा।
अब सेम टू सेम मॉडर्निज़म में भी यही चीज़ें थी, और वो भी हमने मॉडर्निज़म, बल्कि मुझे अब याद आया जब लिटरेरी थीरीज़ हमने डिस्कस की थी, लिटरेरी थीरीज़ में मॉडर्निज़म भी एक थीरी थी। पोस्ट मॉडर्निज़म, मॉडर्निज़म आप लोगों ने पढ़ी होगी। सो उसमें भी मैंने ये चीज़ें डिस्कस की थी। अब इसमें इंपॉर्टेंट राइटर्स कौन कौन से, एफ स्कॉट फिट्ज़गर्ल्ड, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, विलियम फॉल्कनर, एग्जाम्पल्स जो है हमारे पास कौन कौन से हैं। द ग्रेट गैट्सबी किसने लिखा है, एफ स्कॉट फिट्ज़गर्ल्ड। इस पर मेरी वीडियो भी बनी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये जो प्लेलिस्ट है उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ये एक नावल है, इसमें क्या है, लाइक एक बंदे के बारे में बताया जाता है, उसके डिसइल्यूजनमेंट के बारे में। इसी तरह विलियम फॉल्कनर की एक वो है नावल है, द साउंड एंड फ्यूरी। ये भी, इस पर भी मेरी वीडियो बनी है। इसमें भी लाइक मल्टीपल चीज़ों को डिस्कस किया गया है, एक फैमिली को जो है डिस्कस किया गया है। इसी तरह पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू एंड कंटेम्प्रेरी पीरियड जो 1945 से लेके अभी तक मौजूद है। तो इसमें क्या हुआ था, लिटरेचर रिफ्लेक्टिंग द सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंजेस इन अमेरिका आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, इंक्लूडिंग पोस्ट मॉडर्निज्म एंड डाइवर्स वॉइसेस। वर्ल्ड वॉर टू के बाद अमेरिका में जो चेंजेस आई उसके बारे में लिखना, राइटर्स उस बारे में जो लिखते हैं, उस कल्चर के बारे में, मतलब जो कल्चर है उसके बारे में, या पॉलिटिक्स के बारे में, या सोशल इश्यूज़ के बारे में उसको रिफ़्लेक्ट करते हैं। सो उन चीज़ों को या उस दौर को, या जो अभी भी चल रहा है, इसको हम पोस्ट वर्ल्ड वार टू, पोस्ट का मतलब है बाद में, ठीक है, मींस वर्ल्ड वार टू के बाद जो चीज़ें लिखी गई हैं, या कंटेम्प्रेरी पीरियड भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, जिसमें टोनी मॉर्सन, फिलिप रॉथ, डॉन डेलिलो, जंपा लैरी। इसमें जो एग्जांपल, जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है वो कौन से हैं, टोनी मॉरिसन की एक वर्क है बिलीव्ड, अ पावरफुल नॉवल बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी अबाउट अ फार्मर स्लेव्स हंटिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हर फैमिली। मतलब एक फार्मर के बारे में है ये नावल। इसी तरह फिलिप रॉथ्स अमेरिकन पेस्ट्रोल, a novel exploring the disintegration of the American dream and the upheaval of the 1960s। तो इसमें भी एक स्टोरी है, मीन्स डिसइंटीग्रेशन के बारे में, मतलब एक करेक्टर के बारे में है जो अमेरिकन ड्रीम, जिसका ख्वाब होता है अमेरिका जाना। और ये इंपॉर्टेंट नोट है, दीज एग्जाम्पल्स एंड पीरियड्स ओपन जस्ट अ ग्लिम्प्स ऑफ द रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ अमेरिकन लिटरेचर थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री। इसका मतलब ये है कि सिंपल, अगर आपने और भी डेप्थ में पढ़ना है अमेरिकन लिटरेचर को, तो आप लोग किसी और वेबसाइट को भी सर्च कर सकते हैं, या कोई और वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दी थी, ये भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपसे पेपर में ये सवाल पूछा जाता है जो मैंने बताया, आप यही लिखें, दो एग्जाम्पल या एक एग्जाम्पल समेत, तो इंशाल्लाह अच्छे नंबर आएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।